जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है फाइनेंशियल अवेयरनेस। मुझे कई लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर, आप इतनी नॉलेज हमें देते हैं तो कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर भी नॉलेज दे दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना है। अरे, मेरा रिटायरमेंट टाइम आ गया, मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा? ओह, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी टेंशन है। कोई बात नहीं, इसका भी समाधान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, लीजिए शुरुआत करें। आपकी अब तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है आप उसको लिख लीजिए। ये इसलिए जरूरी है कि जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितना पैसा है क्या नहीं है। लिस्ट योर सर्वाइवल कॉर्पस। इसमें हम जो वीडियो में बात करेंगे वो है सर्वाइवल कॉर्पस की, जो आपको रिटायरमेंट में मिलता है। इसमें केवल इतना ध्यान रखिएगा कि हम ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट और के बारे में बात करेंगे, ना कि प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है, कम्यूटेशन भी इसमें इन्वॉल्व होगा। हायर ए फाइनेंशियल एडवाइजर। अब आप बताइए, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों चाहिए? सर, गूगल पे सब अवेलेबल है, वहां से हम कर लेंगे, या व्हाट्सएप पे बड़े सारे ज्ञान आ जाते हैं। जी नहीं, ये आपकी जिंदगी भर की हार्ड अर्न मनी है, इसको संभाल के इन्वेस्ट करिएगा। और बेस्ट है, किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, जैसे एनजे वेल्थ है, बजाज कैपिटल है, इनके पूरे भारत में हर जगह ऑफिस है, आप इनकी मदद ले सकते हैं। राइट ऑल योर लाइबिलिटीज। अगर आपने किसी से कोई पैसा लिया है, कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, उन सब के बारे में जरूर लिखिएगा। प्रिकॉशन अगेंस्ट एजेंट। जैसे ही आपका रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक आता है, आपका सारा डाटा पता नहीं कैसे लीक हो जाता है, या तो आपके एचआर डिपार्टमेंट से लीक होता है या आपके बैंक से लीक होता है। यहाँ तक कि बैंक वाले भी आपको कॉल करके बोलते हैं कि सर, हमारे लिए आपके पास में इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, आप यहाँ पैसा लगाइए, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसी जितनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको आती हैं, उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपका पैसा लेके भाग भी सकते हैं। हम जितने फौजी हैं, या हम जितने मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत लेट शुरू किया है। तो शुरू में तनख्वाह ही नहीं होती थी, तो बचाएंगे क्या? तो जब रिटायरमेंट टाइम आने से पहले, करीब 10-15 साल पहले, तब याद आता है कि अरे भैया, रिटायरमेंट टाइम आ गया, कुछ कर लेते हैं। तो हमने जिंदगी में थोड़ा सा प्लानिंग लेट शुरू की है। अब हम आते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सबका गोल रखिएगा। गोल जैसे बच्चों की शादी, बिटिया के रानी की शादी है, किसी बच्चे को आपने हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजना है, तो जिस काम के लिए आपको पैसा चाहिए उसका एक गोल बना लीजिए कि मुझे शादी में इतने लाख खर्च करने हैं, तो मुझे इसके लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। सेव फॉर द रेनी डे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कई लोग सोचते ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। देखिए, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कोरोना एक बीमारी आई थी, किसी को नहीं पता था। तो आप अपना पैसा उस रेनी डे के लिए संभाल के रखिए। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो पैसा है, ये आपके लिए है। इट्स योर मनी, सो बी केयरफुल। प्लान योर एलोकेशन, रूल ऑफ 100। अब ये रूल ऑफ 100 क्या होता है? आपकी, हम मान के चलते हैं कि आपकी एज है 100 साल, जिएंगे आप, और अभी आपकी उम्र है 60 साल। तो आपने 100 में से 60 निकाला, तो कितना बचा? चाहे नहीं, 40। तो 40 पैसा हम लगा सकते हैं इक्विटी मार्केट में, और बाकी 60 पैसा जो हम लगाएंगे डेब्ट मार्केट में। डेब्ट मार्केट का मतलब है फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड, जो सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कीप योर स्पाउस इन्फॉर्म। अगर आप अपने वाइफ को या लोगों को नहीं बताएंगे कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट की है, कैसे कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या करना है। इन्वेस्ट इन योर एंड स्पाउस नेम ओनली। अब कई जने कहते हैं सर, इसमें क्या तकलीफ है, हम अपने बच्चों के नाम पे भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं। जी नहीं, ये आपका पैसा है। आप और अपनी वाइफ के नाम पे ही केवल इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको नॉमिनी जरूर डालना है। मेक ए विल। विल बनाना बहुत जरूरी है, समय बदल रहा है। मैंने इस विल के ऊपर एक नया पूरा टॉपिक किया था, लाइफ आफ्टर मी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा।
एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब हमें जो पैसा मिलेगा उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, तकरीबन मैं मान के चलता हूँ एक हमारे जो जेसीओ हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनको 60 लाख के करीब पैसा मिलेगा। उस 60 लाख को कैसे इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो है पोस्ट ऑफिस बैंक। दूसरा है हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। हम सिप मोड में कर सकते हैं, एसटीपी मोड में कर सकते हैं, या एसडब्ल्यूपी मोड में कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसी से एक लिंक्ड है इन्वेस्ट इन ईटीएफ और इंडेक्स फंड। ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैसा जो चार्जेस है वो कम हो जाते हैं। अवॉइड शेयर मार्केट। भगवान के लिए मेरी एक एडवाइस मान लीजिएगा कि जो आपको पैसा मिला है वो शेयर मार्केट में मत डालिएगा। अच्छे अच्छे लोगों का दिवाला निकल चुका है यहाँ पे। तो शेयर मार्केट से जितना दूर रहेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। हैव ए फाइनेंशियल एडवाइजर। सर ये फिर से आपने शुरू कर दिया, फाइनेंशियल एडवाइजर बोलना। अरे बाबा, गूगल के ज़माने में आप हर चीज़ को चैट जीपीटी या गूगल से नहीं समझ सकते। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर ने 4 साल एमबीबीएस किया है, 2 साल एमडी की है, वो आपको ढंग से इलाज करेगा। नहीं तो आप डिस्प्रिन या पैरासीटामोल तो अपने आप ही खा लेते हैं। तो ये आपका सारे जिंदगी की जमा पूंजी है, इसको आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए। वेयर टू इन्वेस्ट। सर आपने सारा ज्ञान तो दे दिया, बट ये तो बता ही नहीं रहे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। चलिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तकरीबन हमें 60 लाख रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट पे। यह है कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुटी। ये 3 चीज़ों को लेकर मैं चल रहा हूँ। इसमें मैं प्रोविडेंट फंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप प्रोविडेंट फंड का पैसा ऐड कर देंगे तो आप इसको अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं, रेशो है। और ये केवल एग्जाम्पल है, एक टेम्पलेट है। हर आदमी की नीड अलग हो सकती है, तो मैं केवल आपको एक जनरल टेम्पलेट दे रहा हूँ। किसी को पर्सनल एडवाइस चाहिए हो तो आप मुझे, मेरे ईमेल आईडी दिया होगा वीडियो के एंड में, आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं। तो मैं आप कोशिश करूंगा आपको सही तरीके से गाइड करने की। तो हमें जो 60 लाख मिला उससे क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसमें से 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे। सर ये क्या बुड्ढों वाली बात कर दी आपने, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? आज के ज़माने में कोई ऐसी बात करता है? सुन लीजिए, मान लीजिए मेरा कहना, जरूर करिएगा। इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। अब आप 20 लाख रुपए करिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? मैंने इसमें एग्जांपल लिया है बैफ। बैफ का मतलब बैलेंस एडवांटेज फंड। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे बैंक के एफडी में। ये आपका लिक्विड पैसा होगा कि शॉर्ट नोटिस पे आपको कोई पैसा चाहिए हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट उनको भी ये थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। चलिए, अब पहले स्कीम के बारे में शुरू करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। Senior Citizen Savings Scheme is primarily for 60 plus citizens of India. The scheme offers a regular stream of income with the highest safety and tax saving benefit. It is apt choice for investment for those over 60 years of age. अरे सर, आप भी ना मतलब कहाँ फंसा रहे हो हमें सीनियर सिटीजन। ये भारत सरकार की स्कीम है जिसमें केवल सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं, विद एक्सेप्शन। अगर आप डिफेंस से रिटायर हुए हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपके लिए 50 या 55 साल एज पर योर कैटेगरी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको रिटायरमेंट के 1 से 3 महीने के अंदर अंदर तक करना है। इसमें आज की डेट में 8.2% इंटरेस्ट है। ये क्या क्या इसकी फैसिलिटी है, इसका एक चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब मैं इस एक एक पॉइंट को डिटेल में आपको समझाऊंगा। सेफ्टी। देखिए, आप रिटायर हुए हैं और आपको एक कॉर्पस मिला है, उसको संभाल के रखना है। सेफ्टी मतलब आपको बहुत ध्यान से उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। जबकि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए ये 100% सेफ है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। इसका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है आपके अकाउंट में, वो मिलता है फर्स्ट डेट ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी में। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज 5 साल
और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल और तक आगे। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जरूर आप इसमें नॉमिनी जरूर रखिएगा। जॉइंट अकाउंट आपने खोलना है तो जॉइंट अकाउंट में आप केवल अपनी बीवी के साथ ही खोल सकते हैं, स्पाउस के साथ। ये इसकी कैश 22 है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इसमें जॉइंट अकाउंट में बच्चों का नाम नहीं आ पाएगा। अच्छा, अब सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है? देखो ऐसा है, अगर आपने एक साथ 30 नहीं करना तो आप 15 लाख पहले कर दो, 15 लाख बाद में कर देना। लेकिन आप मैक्सिमम 30 लाख रुपया, अगर जितने मर्जी अकाउंट खोलते हो तो सबका मिला के 30 लाख ही आप कर सकते हो। अब ये क्या है, ये बैंक में भी खुल सकता है और पोस्ट ऑफिस में। सर मैं तो रिटायर हुआ था पूना से, अब हैदराबाद जाके सेटल हो रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपने पूना पोस्ट ऑफिस में खोला था और हैदराबाद में बैंक पास है तो आप वहां पे अपना अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। इसमें प्री मेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें कुछ आपको थोड़ा सा पेनल्टी देना पड़ता है। ये केवल 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और डिफेंस एम्प्लॉयज के लिए ये एक्सेप्शन है। इसमें ये आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक्सेप्शन आपकी बीवी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जब आपकी वाइफ की उम्र 60 साल होगी तब वो इस पे इन्वेस्ट कर सकती है, उससे पहले नहीं। एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। इसमें आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। अब आते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। ये बैलेंस एडवांटेज फंड होता क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ये वो फंड्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपका पैसे को एडजस्ट कर लेते हैं बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। बैलेंस एडवांटेज फंड इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ स्टॉक, debt and arbitrage opportunities. Most of these funds in this category are invested and spread across various sectors including equity fund, real estate, stock and bonds. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसको जो टैक्स किया जाता है वो इक्विटी फंड की जैसे टैक्स लायबिलिटी होती है उसके साथ इसको इन्वेस्ट टैक्स किया जाता है। यानी 1 साल अगर आपने रख लिया तो 1 साल के बाद अगर आपको जो भी बेचेंगे उसका प्रॉफिट होगा, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। ये हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, जिसमें हम मार्केट से एडिशनल इनकम भी ले सकते हैं और रिस्क फैक्टर कम है। These funds actively manage risk by modifying assets allocation based on the market condition, which can aid in protection of investment during market downturn. ये क्या करता है, जब मार्केट बढ़ जाती है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जब मार्केट नीचे आती है तो और पैसा डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका लॉस कम हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब आपने बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा डाल दिया, रोज मत देखिएगा, इसको कम से कम 3 साल तक मेच्योर होने दीजिए। 3 साल बाद आप देखिएगा कि आपको गेन कैसे मिल रहा है। BAF has offered good downside protection in falling market while also participating in upside. This features of there is especially useful for new investors or seniors or those who tend to panic when the market fall. आज की डेट में क्या हो रहा है, मार्केट कितनी ज्यादा गिर गई है, लोग घबरा गए हैं। शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा लगाया था उनका दिवालिया निकल चुके हैं। तो ऐसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ये लेके आए हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में। अब मार्केट में दुनिया भर के बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो आप इसमें मैक्सिमम 2 से 3 फंड को ही सेलेक्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, जहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे। और इसे इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं, सिप मोड में, लमसम या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से। आपको 20 लाख इसमें डालने हैं तो 20 लाख को आपने 2 या 3 फंड में एक साथ डाल सकते हो, या 1 साल की सिप बना दीजिए, वो पैसा वहां से चला जाएगा। या आप किसी भी डेप्ट फंड में डाल दीजिए, वहां से एसटीपी लगा दीजिए कि यहाँ से मेरा हर महीने इतना पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में ट्रांसफर हो रहा है। वेट फॉर 1 ईयर, देन इफ यू नीड फंड यू कैन स्टार्ट एसडब्ल्यूपी। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको इससे सिखाता हूँ। आपने कहा सर पेंशन मिलती है, पेंशन में मेरा घर नहीं कर चलेगा, तो आपने क्या करना है, इसमें एसडब्ल्यूपी अगर एक लगाएंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इससे क्या होगा कि आपको हर महीने एक एडिशनल पेंशन टाइप पैसा मिलता रहेगा जो आपके घर खर्च के लिए चलेगा, और जो आपका मेन कॉर्पस है वो वहीं पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, विड्रॉ 2% लेस देन द योर रिटर्न। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू हैव अर्नड अराउंड 10%, अगर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ 1 साल बाद, 1 साल तक पैसे को हाथ नहीं लगाना हमने,
1 साल बाद अगर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है तो आपने क्या करना है, 8% की SWP लगा लेनी है। हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपको 20 लाख इन्वेस्ट किया था, 10% का प्रॉफिट हुआ आपको, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपए हर साल, मतलब उस साल का। आपने उसमें से क्या करना है, 13,500 रुपये हर महीने विड्रॉ करने हैं SWP से 1 साल बाद। तो आपका तकरीबन 1,60,000 रुपये विड्रॉ हो जाएगा, 40,000 उस कॉर्पस में ऐड हो जाएगा, तो आपका 20,40,000 1 साल बाद बचा रहेगा, यानी 2 साल बाद। अगले 1 साल बाद आप फिर उसके रिटर्न को देखिएगा, अगर उसका रिटर्न 12% हो गया है और आपको लगता है 13,500 से आपका काम नहीं चल रहा, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यानी 12% आपको इंटरेस्ट मिला तो आप 10% पे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए फिक्स डिपॉजिट पे। आज की डेट में हर बैंक आपको लुभाने के लिए रोज नए नए इंटरेस्ट रेट लेके आता है। तो आप क्या करें, आप सारे को एक्सप्लोर कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें आपका अकाउंट है खाली उसी को देखना है। आप किसी भी बैंक में एफडी कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी नहीं है कि सर उसमें आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आप बैंक में जाइए, इंटरनेट पे सर्च करिए कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, उस बैंक मैनेजर से मिलिए, वो खुशी खुशी आपके एफडी बना देगा। अब हमने कितना पैसा रखा था एफडी के लिए, 10 लाख। तो आपने केवल 2 एफडी बनानी है, 5 लाख एक की, और वो आपने बनानी है अपने और अपनी बीवी के नाम पे, और जॉइंट होल्डर के बाद में उसमें एक नॉमिनी जरूर रखिएगा। ये इसलिए जरूरी है कि कल खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो आपकी वाइफ को दिक्कत नहीं आएगी। सिलेक्ट मैक्सिमम रिटर्न, यानी अगर आपको 8.5% मिल रहा है 2 साल का, तो आप वो 8.5% जो रिटर्न है वो सिलेक्ट करिएगा, और उस पर एक कंडीशन दे दीजिएगा कि जब 2 साल पूरे हो जाए तो इसको ऑटो रिन्यू कर दिया जाए। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है ना, कई बार आपने सोचा कि सर 2 साल बाद मेरा बच्चे ने फॉरेन जाना है, या 2 साल बाद बिटिया की शादी के लिए मुझे शॉपिंग करनी है, तो 10 लाख रुपए आप सेविंग बैंक में पड़े रखोगे तो आपको 2.5% मिलेगा। तो आपने एफडी बना दी तो आपको करीब 8.5% मिल गया। ये एडवांटेज है आपने एफडी बनाने का। सर आपने हमारे बारे में तो सब कुछ बता दिया, अब हमारे बच्चे हो गए बड़े, तो एज ए पेरेंट हमारी भी कोई जिम्मेदारी है बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक। तो अब हम बात करते हैं आपके बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जैसे ही बच्चा नौकरी करना शुरू करता है, आप उसका पीपीएफ और एनपीएस अकाउंट खुलवा दें, ये घर बैठ के ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। अब बच्चे आजकल के कहते हैं सर पापा कहाँ पुराने जमाने की पीपीएफ और एनपीएस की बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, आजकल के मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते, वो कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जहाँ उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, बट उनको हमारी तरह पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये दो जो अगर आप जहाँ अकाउंट खुलवा देंगे, तो उनकी 30 साल की नौकरी, 35 साल की नौकरी के बाद जब वो कॉर्पस बढ़ जाएगा और जब उनको हर महीने पैसे मिलेंगे तो बच्चे आपको धन्यवाद करेंगे। बच्चों के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले बहुत जरूरी है, और लाइफ इंश्योरेंस में आपने लेना है उनके लिए केवल टर्म प्लान। टर्म प्लान हर कंपनी का है, बट अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेंगे तो एलआईसी का सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशो है। तो आप किसी भी कंपनी का या एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, टर्म प्लान केवल। जैसे ही बच्चा कमाना शुरू कर देता है, आप उसकी एक सिप लगा दीजिए म्यूचुअल फंड में, और कौन सी कैटेगरी होगी उसमें आपने सेलेक्ट करना है, आप फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। ये इसलिए जरूरी है, आपके लिए मैंने बैफ कैटेगरी दी थी, या बच्चों के लिए मैंने फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, बिकॉज बच्चे 25 साल में अपना जॉब शुरू कर रहे हैं। तो ये जो फंड है ये 6 से 7 साल बाद आपको बहुत अच्छा हैंडसम रिटर्न देंगे। अब जैसे ही बच्चा 25 साल क्रॉस कर जाता है, तो आपने सबसे पहले उसको बोलना कि भैया बेटे आप या बच्चे आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, और 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी है। क्योंकि जैसे ही 25 साल पूरे होते हैं, आपके जो अगर CGHS है, ECHS है, या और कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिली हुई है, उसमें आपके डिपेंडेंट बच्चे इनएलिजिबल हो जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। टेक ए गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। सर फिर आपका वही घिसा पिटा, और आप फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल, मेरी बात मान लीजिए, मैंने अपना फाइनेंशियल एडवाइजर रखा हुआ है, क्योंकि जब आप किसी की एडवाइस लेते हैं तो रिश्तेदार और उसकी नहीं, आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्ट करिए, क्योंकि आपका ये पैसा बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के लिए लगा है।
एक आपको गुरु मंत्र बता देता हूँ। आपने क्या करना है, हैव ए रेशियो ऑफ 50-30-20 अपने बच्चों के लिए। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करिए आपके बच्चे को 100 रुपये तनख्वाह मिलती है हर महीने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप उसको 1000 कर लीजिए, 10,000 कर लीजिए, 1 लाख कर लीजिए। रेशो ये रहेगा 50, 30 और 20। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को बोलिए भैया 100 रुपये मिले, 50 रुपये तुम्हारे, जो तुमने करना करो, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। बच्चा बड़ा खुश, देखो माँ बाप कितने मॉडर्न हो गए। उसको बोलो बेटे अब 30% जो है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए, यानी कल आपने मकान बनाना है, कल आपने हाई एंड गाड़ी खरीदनी है, या कोई भी बड़ा आपने सोच जो आपकी रही है, तो उसके लिए आप 30% पैसा डाल दीजिए। और 20% पैसा जो डलेगा वो आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए, यानी कि आपने 2 साल बाद शादी करनी है, आपने हनीमून पे जाना है, या आपने कोई वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो उसके लिए ये 20%। ध्यान से बता रहा हूँ, आपने बच्चे को बेवकूफ़ बना के 50% पैसा उसका इन्वेस्ट कर दिए। वो ये नहीं ध्यान आ रहा उसको, खाली ये ध्यान आ रहा बच्चे को कि आपने उसको बोला बेटे 50 रुपये तुम अपने ऊपर खर्च कर दो, तो 50 रुपये आपने उसके सेव करा दिए। बिकॉज जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती जाएगी उसके खर्चे बढ़ेंगे। तो ये 30 और 20 वाला फॉर्मूला तब काम नहीं करेगा। ये अभी काम कर सकते हैं जब उसकी नई नई नौकरी लगती है। सर ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात। मेरे बेटे या बच्चों की शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे हो गए, आगे मैं दादा नाना बन जाऊं, तो थोड़ा उनके लिए भी बता दीजिए। चलिए आपको उसके लिए भी गाइड कर देते हैं। अगर आपके घर में लक्ष्मी आई है तो भारत सरकार ने आपके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको SSY कहते हैं। जैसी घर में लक्ष्मी आई है, जितना शीघ्र हो सके उतनी जल्दी आप उसका एक अकाउंट खुलवा दीजिए। ये दोनों जगह खुल जाता है, बैंक में भी और पोस्ट ऑफिस में। ये केवल गर्ल चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल है, और आप इसमें 18 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जब बच्चे का जन्मदिन आता है, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन पे, कोई गिफ्ट आएंगे, कोई कैश दे जाता है, तो आपने क्या करना है, वो सारे पैसे को इकट्ठा करिए और बच्चे के नाम से एक म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए सिप मोड पे, और उसको आप जन कोशिश करिए स्मॉल कैप पैसे में डालने की। उससे क्या है, क्योंकि बच्चे ने 21 साल तक अभी पढ़ाई करेगा, तो 21 साल बाद आप देखेंगे ये स्मॉल कैप फंड उसकी हायर एजुकेशन को टेक करेगा। और एज ए दादा नाना नानी आप उसके हर साल हर महीने उसकी सिप बना सकते हैं, जो भी पैसा मिलता है वो उसमें डाल सकते हैं। आज के ज़माने बड़ा फास्ट है, हम अपनी संस्कृति सभ्यता भूलते जा रहे हैं। तो एज नाना नानी, एज दादा दादी, हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अच्छी वैल्यूज़, अच्छे संस्कार देंगे और अच्छी से अच्छी एजुकेशन देंगे। सिंपल से एग्जांपल, हम जब छोटे होते थे तो हमारे दादा नाना नानी कहते थे जो भी घर में गेस्ट आए कि बेटे इनके पैर छुओ, इनसे आशीर्वाद लो। आज आपने देखा है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को कहता हो बेटे कोई घर में कोई मेहमान आया है तो इनके पैर छुओ आशीर्वाद लो? अब तो वो कहते हैं हाय अंकल, हाय आंटी। ये हाय वाला कल्चर कहाँ से हो गया है? भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए हैं, एनपीएस वात्सल्य। ये बच्चों के लेवल से ही आप शुरू कर सकते हैं इनके लिए, तो आप इनके लिए ये भी एक जरूर खरीद लीजिएगा। टेक ए गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। सर बहुत हो गया, बहुत पका दिया आपने, फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर। मान लीजिए मेरी बात, अब मैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में बता देता हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरा भाई, मेरे बच्चे, ये मिस्टर सुजन शाह हैं। ये हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये रिसर्च एनालिस्ट है, सेबी रजिस्टर्ड, ये गुजरात बेस्ड है। आपका इनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिए, अगर आपको इनसे कंसल्ट करना हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। चलिए, फाइनेंस का तो हो गया। अब हम कुछ साइबर डिसिप्लिन की बात कर रहे थे। आपने सारा पैसा ठीक कर लिया, लेकिन साइबर डिसिप्लिन में पुअर है तो आपका सारा पैसा गायब हो जाएगा। आपने कभी भी कोई लिंक आता है आपके एसएमएस पे, ईमेल पे, आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। नेवर डाउनलोड एनी एपीके फाइल। एपीके फाइल एक तरह का एक्सटेंशन बना के देते हैं जिसके अंदर वायरस होते हैं और आपका सिस्टम हैक कर लेंगे, आपको उससे बचना है। आप कोई भी एड्रेस गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो वहां से लिंक की जगह आप उसको टाइप करिए, वो लिंक खोल जाएगा। अगर आपने किसी से पैसा लेना है
तो आपको कोई क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना है। क्यूआर कोड स्कैन करना है जब आपने पैसा देना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑलवेज आस्क फॉर मोबाइल नंबर बिफोर सेंडिंग मनी। क्यों? आजकल हर भीम ऐप में या यूपीआई ऐप में आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। बी सेफ एंड केयरफुल, देन सॉरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मुझे सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक है, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आपके कोई भी सुझाव हो, कोई सजेशन हो, या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।